अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर से मुतल्लिक बात करेंगे, लेकिन इन डिसऑर्डर्स के मुतल्लिक बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने DSM-5 में मौजूद कोडिंग के बारे में जाना। मज़ीद हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जाना कि ये क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में कौन से मूड स्विंग्स पाए जाते हैं और ये मूड स्विंग्स किस तरह से किसी भी शख्स की ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। जी तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की। तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर दरअसल एक ऐसी मेंटल इलनेस होती है, एक ऐसी दिमागी बीमारी होती है जिसमें कि किसी भी फ़र्द में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है उसमें मूड स्विंग्स आते हैं। तो जब उसमें मूड स्विंग्स आते हैं ना, तो वो मूड स्विंग्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं। कहने का मतलब है ये है कि या तो वो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है, या फिर वो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा लो होंगे, उनमें नॉर्मेलिटी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर उनका एनर्जी लेवल होगा जो बाइपोलर 1 के पेशेंट्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, हद से ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, यानी हद से ज़्यादा वो ख़ुद को जो ताकतवर और ख़ुद को जो है बहुत बेहतरीन और ये इस तरह का समझेंगे, ख़ुद को ये समझेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई ऐसा काम है ही नहीं जो मैं ना कर पाऊँ, ठीक है। या तो ये बहुत हाई होगा या फिर वो बहुत लो उनका एनर्जी लेवल होगा, उन्हें लगेगा हमसे तो हिला नहीं जा रहा, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमसे उठा नहीं जा रहा, ठीक है। इसी तरह उनकी एक्टिविटीज़ का जो लेवल होगा वो या तो बहुत हाई होगा या बहुत ज़्यादा लो होगा, ठीक है। इसी तरह उनकी जो बाकी एबिलिटीज़ हैं, जैसे थिंकिंग एबिलिटी है और बाकी जो कोई भी काम है जो उनकी लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सब की सब या तो हाई लेवल पे होंगी या लो लेवल पे होंगी। ये बाइपोलर 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात एक्सप्लेन कर दूँ कि बेटा कोई भी चीज़ है, ठीक है, ना उस चीज़ की ज़्यादती किसी भी इंसान के लिए अच्छी है और ना ही उस चीज़ की जो किल्लत है वो किसी इंसान के लिए अच्छी है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, हमारी लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इमोशंस अगर बहुत हाई हो जाते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें इमोशंस जो हैं वो हाई लो हो जाते हैं, नो इशू, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये सिलसिला जो है मुसलसल रहता है तो फिर ये सोचने की बात है कि ये काम क्यों मुसलसल रह रहा है। अब बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर हम इसकी देखते हैं कि इसमें ड्यूरेशन क्या होती है, तो ये जो एपिसोड्स आ रही हैं, जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं, ये किसी भी क्लाइंट के अंदर कम अज़ कम जो है ना 7 दिन मुसलसल मौजूद होनी चाहिए। यानी 7 डेज़ जो हैं ये उस क्लाइंट की लाइफ के अंदर, मतलब लाइफ क्या, जैसे अभी उसको सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए हैं ना, तो कम अज़ कम 7 डेज़ जो है ना मुसलसल उसको ये सिम्टम्स आ रहे हों, उसके मूड स्विंग्स जो हैं ये हाई लेवल पे हों या लो लेवल पे हों, ठीक है। और उसके अलावा जो है 7 डेज़ के अंदर जो है इतनी उसके अंदर सिवियरिटी होनी चाहिए, यानी इतनी शिद्दत इनके अंदर होनी चाहिए कि ऐसा फील होने लग जाए कि अब जो है हॉस्पिटल में लेकर जाना ज़रूरी है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, ठीक है। यानी क्या, ये इनमें जब चेंजिंग आती है ना मूड में, ठीक है, या बहुत हाई होगा या लो होगा, तो ये इनके मूड्स जो देखने वाला होगा ना वो भी देख लेगा, नोट कर लेगा, ऑब्जर्वेबल होते हैं कि वाकई इसके मूड में कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, ठीक है। तो ये बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स यूज़ होती हैं मैनिया, हाइपोमेनिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो बाइपोलर 1 जब हम किसी को भी डायग्नोज करते हैं ना डिसऑर्डर, तो उसमें हमारे पास कम अज़ कम जो है ना मैनिक एपिसोड होना ज़रूरी है, कि हमारे पास मैनिया की एपिसोड्स आ रही हों क्लाइंट के अंदर, ठीक है, तो हम उसे बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा DSM-5 में बाइपोलर 1 के अंदर हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी, डिप्रेसिव एपिसोड्स भी बयान की गई हैं, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स। तो ये जो होते हैं बाइपोलर 1 के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों एपिसोड्स जो हैं वो पाई जाती हैं, यानी उनमें मैनिया की होगी और डिप्रेशन की होगी, हाइपोमेनिया की नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर आप किसी को भी उस वक्त डायग्नोज करेंगे या तो उसमें सिर्फ मैनिया की एपिसोड्स आ रही हो, ठीक है, या फिर मैनिया की और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स उसके अंदर आ रही हो,
ठीक है। जो बीच में एक और चीज़ हाइपोमेनिया दी गई है वो उसमें जो है बाइपोलर 1 में वो नहीं होती। अगर क्लाइंट को हाइपोमेनिया एपिसोड्स आ रही हैं तो फिर वो हम किसी और डिसऑर्डर की तरफ ले जाएंगे, वो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सा डिसऑर्डर बन जाएगा। लेकिन फिल वक्त आपको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि मैनिया क्या होता है, हाइपोमेनिया क्या होता है और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स क्या होती हैं। पहले हम इनके बारे में उर्दू में आसान लफ्ज़ों में जानेंगे और जानने के बाद फिर हम DSM-5 के लिहाज से बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को पढ़ेंगे और इसमें ये जो मैनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स डिप्रेसिव एपिसोड्स बयान की गई हैं इसके बारे में जानेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5। जी तो स्टूडेंट, पहले हम मैनिया के बारे में ज़रा मोटा मोटा सा जान लेते हैं क्या होता है, फिर हम DSM के अकॉर्डिंग मैनिया को जानेंगे। अच्छा, मैनिया के बारे में जो है ना वो ये है कि मैनिया के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनका मूड और उनकी एक्टिविटीज़ ये दोनों ही हाई होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा खुशमिजाजी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा हशाश बशाश वो महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी टॉक एक्टिव वो होते हैं। उसके अलावा उनके जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जो कि मैनिया की एपिसोड्स जिनमें आ रही होती हैं वो खुद को ना कोई बहुत अहम शख्सियत तस्वुर करने लग जाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो जो है कोई फरिश्ता है, कोई वली हैं, कोई परी हैं, कोई शहज़ादी हैं या शहज़ादा हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे ना वो जो है उनके पास फरिश्ते आसमान से उतारे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ख़ुद को कोई इम्पॉर्टेंट जो शख्सियत होती है ना वो तस्वुर वो करते हैं। और उसके अलावा उन्हें ऐसी फीलिंग्स आती हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो हर काम कर सकते हैं, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो वो ना कर सकते हों, ठीक है। और उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि सारी उनके अंदर ऐसी ही मस्बत चीज़ें ही आएँ, आपको पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आएँ। बाज़ औक़ात हमें उनके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी नज़र आते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त उनकी तबीयत, हमें अगर कोई मैनिया का पेशेंट हमारे पास है तो हम कहें जी हशाश बशाश है तो ये मैनिया का, नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मैनिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें इरिटेबिलिटी भी पाई जाती है, यानी चिड़चिड़ापन भी पाया जाता है। तो उनके मूड में चिड़चिड़ापन भी देखने में आ सकता है, क्योंकि वो चिड़चिड़ापन, नॉर्मली इंसान होता है चिड़चिड़ा, लेकिन इनमें जो चिड़चिड़ापन होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है। जिसमें उस चिड़चिड़ेपन की वजह से इन्हें गुस्सा आ जाता है, फिर गुस्सा आता है तो फिर ये चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये मैनिया की कुछ ऐसी मतलब अलामात हैं जो हम देख के पेशेंट्स को जज कर लेते हैं, ठीक है। और भी हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। अच्छा, मैनिया के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनकी एक बड़े मज़े की बात होती है कि इन्हें शोख रंग बड़े पसंद होते हैं। शोख और गहरे रंग जो होते हैं ना, इस रंग के कपड़े वगैरह बड़े इन्हें खूबसूरत लगते हैं। ये लोग बालों को ना संवारना इन्हें अच्छा लगता है। उसके अलावा ये जो हैं ऐसे फूल, ऐसी पत्तियाँ, ऐसी चीज़ें जो शोख रंग की हों, ठीक है, यानी शोख कलर इनको अट्रैक्ट करते हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और क्योंकि इनके अंदर तवानाई की ज़्यादा मिकदार होती है, ये ज़्यादा पुरजोश होते हैं, इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम रेड कलर कहते हैं, रेड कलर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो रेड कलर जो है ना वैसे एक तवानाई और ताकत की अलामत हो समझा जाता है। वैसे तो खैर इसे डेंजर कहते हैं, लेकिन वैसे जो है ना पावर की अलामत कंसीडर किया जाता है। तो उसको जब देखते हैं तो इनको अट्रैक्शन शो होती है, क्यों? क्योंकि इनको अपनी ज़ात में एक पावर फील हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये समझते हैं ना कि हम हर काम कर लेते हैं और ये हर काम में पंगा भी लाजमी लेते हैं, ठीक है। मैनिया के जो पेशेंट्स होंगे लाजमी इन्होंने हर काम में पंगा अड़ाना, टांग अड़ानी होगी, पंगा लेंगे ये। लेकिन जो एक मज़े की बात होती है वो ये होती है, इनसे कोई भी काम मुकम्मल फिर होता भी नहीं है। जो काम शुरू करेंगे स्टार्ट लाजमी लेंगे, लेकिन वो बीच में ही छोड़ देंगे, कोई ढंग से इन्होंने कोई काम मुकम्मल करना ही नहीं होता। ये मैनिया के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो मैनिया के पेशेंट्स आपको देखने में मिलेंगे उनमें फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं। फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब ये होता है कि आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ बताते जाएं। फ़्लाइट का मतलब ऐसे उड़ान होता है ना, आइडिया कहते हैं मशवरे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ का हम मतलब लेंगे वो ये है कि ये एक बात से दूसरी बात को निकालते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी कहा जाता है।
मिसाल मैं आपको देती हूँ, आपको ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इजीली समझ आ जाएगा कि जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपसे कोई मरीज़ जो है वो बात करने लगा है और गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, और आपने मतलब टॉपिक पे बात करते करते इलेक्शन पे बात हो जाती है, ठीक है, तो वो पहले आपको इलेक्शन के बारे में बताना शुरू कर देगा। अब वो बताएगा क्या, पहले तो वो आपको ये बताएगा कि मैं भी वोट डालने गया था, फिर वोट डालने से वो बताएगा कि वहाँ पर उस वक्त कौन कौन से लोग जो थे वो मौजूद थे। अब यहाँ से फिर वो नेक्स्ट पॉइंट निकालेगा कि उन्होंने कपड़े कौन से रंग के पहने हुए थे, ठीक है, यानी कि ऐसे बात करते करते उन्होंने कपड़े किस रंग के पहने हुए थे, उन कपड़ों से लेके फिर उसके बाद वो किसी और बात पे, मतलब ये कि वो एक बात से दूसरी बात को निकालते ही रहते हैं। मज़ीद ये कि जो मैनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो जिसकी वजह से उनकी नींद में जो है ना कमी आ जाती है, और वो जब थोड़ी देर सोते हैं तो सोने के बाद जो है ख़ुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल, एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हम जो है ना, मैंने कल भी आपको बताया था, वो जब थोड़ा सा सो लेते तो उन्हें लगता है उन्होंने ज़िंदगी की जो नींद है ना वो पूरी कर ली है, ठीक है। अच्छा, ये जो लोग होते हैं इन्हें कुछ भूख के भी मसाइल होते हैं, जिसमें इन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और जब इन्हें भूख ज़्यादा लगती है तो ये ऐसे खाते हैं कि बस जैसे कोई बेसब्रा इंसान नहीं, खाने में बस लग जाए कि बस मिलता जाए और मैं खाता जाऊँ, तो ये खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा क्योंकि इनके हर मूड में जो है वो हाई लेवल पाया जाता है, तो इनकी जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं उसके अंदर भी इनका हाई लेवल पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इन लोगों के ना जहनों में अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात हर वक्त मौजूद रहते हैं, ठीक है। और इनके जो फैसले होते हैं ना वो भी बड़े कोई बेवकूफ़ाना होते हैं, इनके सोचे समझे बगैर, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मूड स्विंग्स होते हैं वो इंसान की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्हें ना अपने अच्छे बुरे की या फ़ायदे नुकसान की कोई फ़िक्र नहीं होती, ठीक है। यानी कि इनके पास अगर कोई अच्छी नौकरी है ना, इनका कोई पता नहीं चलता कब उसको छोड़ दें, जब दिल किया तो फ़ौरन ही रिज़ाइन करके जी आ गए वापस, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई सौदा तय करें, किसी के साथ कोई डीलिंग करें, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे हमें नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैनिया की कुछ मैंने अलामात बता दी हैं। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों से ना एक केस डिस्कस करती हूँ मैनिया के हवाले से। एक बार एक पेशेंट आई, ठीक है, तो वो आई हैं, वो आके बैठी हैं, तो मैंने उनसे पूछा जी कैसी हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी। तो आगे से अब उनके ज़रा जवाब है ना वो ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग। अच्छा, वो मुझे कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं। अच्छा, मेरे जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया, आगे वो बोलती ही जा रही, क्योंकि मैंने बताया ना टॉक एक्टिव होती हैं। तो आगे वो कहती हैं कि इस वक्त आप जो हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मैंने ज़िंदगी में आपसे बेहतर कोई नहीं देखा। आपको पता है मैं इस वक्त जो है ना जिनों की तलाश में हूँ, मैं जिनों को ढूंढ रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे आप साफ़ सुथरी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा। साथ ही उसकी ऑफ़र सुने कि आज हम यूँ करते हैं, आप शाम को अगर बाहर हों तो मुझे भी बताइएगा आप कहाँ पे वॉक के लिए जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, हम वहाँ पे सैर करना शुरू कर देंगे। मैं फ़लाँ अस्पताल में गई थी, तो वहाँ ना मैं मतलब ऑपरेशन था, जो भी उसका मसला था, तो वहाँ पे मेरे जो कपड़े थे ना जंग में लड़ने के लिए आर्मी वगैरह से मुतल्लिक जो मेरे कपड़े थे वो किसी ने रख लिए हैं, ठीक है, उस नर्स ने रख लिए हैं। अब जब मैं जाऊँगी वापस उस अस्पताल में, अगर उस नर्स ने मेरे कपड़े मुझे वापस कर दिए तो मैं तो आगे जंग लड़ने के लिए जाऊंगी बॉर्डर पे, ठीक है। और आपको पता है यहाँ जितने भी अस्पताल में डॉक्टर्स हैं ना, जब मैं आई थी तो सारे डॉक्टर्स की नज़र जो थी ना वो मेरे ही ऊपर थी। और मैं जो हूँ ना वैसे एक मॉडल हूँ, ठीक है, और मैंने बड़े बड़े शहरों में काम किया, और आजकल जो हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले हैं वो मेरे पीछे लगे हुए, वो मुझे कह रहे हैं कि आप आएँ हमारे साथ काम करें, मुझे वो कास्ट करना चाहते हैं। अच्छा, खैर ये बात हुई तो मैंने जब वो चुप हुई है तो मैंने उनसे पूछा जी अच्छा मज़ीद बताएं कि आप यहाँ आने से पहले क्या कुछ करती रही हैं, क्या मसला है आपके साथ ना। तो उन्होंने फिर अपनी तारीफ़ें शुरू कर दी कि मैं एक मलका हूँ, ठीक है, और मैंने जो है ना 5 शादियाँ की हुई, 4-5 शादियाँ की हुई हैं, जिनसे मेरे बच्चे भी हैं, मतलब 5 मेरे लड़के हैं तो 3 मेरी लड़कियाँ हैं। और उसके अलावा जो है ना
मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हूँ, तो इसीलिए मैं अब जो है ना एक और शादी करने जा रही हूँ। और खुद ही मतलब सवाल देखिए खुद ही जवाब दे रही है कि आपको लगता होगा कि मैं जो हूँ मैं अपनी तारीफ़ें खुद किए जा रही हूँ, लेकिन आप जो है ना इस बात को मानेंगी कि मैं जो हूँ मैं तो वाकई बड़ी खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर तो दुनिया की हर खूबी मौजूद है। खैर उससे मैंने पूछा अच्छा यहाँ आने की आपकी वजह क्या है, आप किस लिए यहाँ पे हाजिर हुई हैं? तो आगे से कहती है कि मेरे जो हस्बैंड्स हैं ना वो मुझे समझते नहीं हैं, ठीक है, यानी कि वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ लेकिन मुझे खूबसूरत मानते नहीं हैं। और मैं क्योंकि एक अजीम खुसूसियत की मालिक हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं जो हूँ ना जिनों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हूँ, ठीक है। और आपको पता है मुझे ना खाना बहुत अच्छा पकाना आता है, मैं कभी दोबारा हॉस्पिटल में आई तो मैं आपके लिए ना खाना लेकर आऊँगी। अच्छा मैंने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा अच्छा आप ये बताएं कि आप करना क्या चाहती हैं? तो आगे से वो कहती हैं कि मुझे ना मतलब नाचने गाने का डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और उसके अलावा जो है ना मेरी ख्वाहिश है कि मैं मज़ाहिया किस्म के ना कोई प्रोग्राम करूं जो मैं खुद करूं, जो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक शर्त लगा के एक बात कह सकती हूँ कि इस वक्त यहाँ पर कोई जिन मौजूद है, ठीक है। और फिर वो कहती है कि अभी ना यहाँ आपको पता है मैं क्यों आई हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। और फिर आगे अगला ही पॉइंट उसने फ़ौरन ही चेंज कर दिया कि मैं ना चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसा इंसान हो रात के वक्त जो मेरे साथ मतलब मैं डांस करना चाहूँ तो मेरे साथ वो डांस कर सके। उसके अलावा मुझे पियानो बहुत अच्छी बजाना आती है, मैं पियानो जो है ना बजाना सिखा सकूँगी। और आपको पता है मैं तो एक ऐसी मतलब औरत हूँ कि मैं तो महफिल की जान हूँ। अच्छा खैर आप लोगों को ये सारा केस सुन के ज़रा मज़ा तो आ रहा होगा। ये पूरा केस आपको बताने का बेसिक इशू मकसद जो है ना वो ये है कि जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना तो हम इनमें जो बातें नोट करते हैं वो ये हैं कि अगर ये जो अभी आपसे एक छोटा सा मैंने केस डिस्कस किया है, इसमें अगर आप देखें ना तो इसमें आपको एक तो पहली बात जो मैंने बताई कि ख़ुद को अजीम शख्सियत समझना। ये पेशेंट जो है ख़ुद को एक अजीम शख्सियत समझ रही है, मलका समझ रही हैं, किसी मुल्क की रियासत समझ रही हैं, ठीक है, कोई मॉडल समझ रही हैं ख़ुद को। एक तो बात ये है इनमें पाई गई। दूसरा अगर आप इनकी गुफ्तगू और अल्फाज पर गौर करें तो सारे के सारे ही बेरब्त हैं, कहीं इनमें कोई तसलसल ही नहीं है, ठीक है। और तमाम के तमाम अल्फाज की अदायगी उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड से थी। दूसरी बात वो बहुत ज़्यादा टॉक एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, स्पीड से बोलती जा रही हैं, बस बोलती जा रही हैं। और सबसे अहम बात जो भी मैंने आपको कहा था फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, अगर आप इनकी बातों का तसलसल देखें ना तो इनकी बातों में कोई तसलसल नहीं है और एक बात को छोड़कर दूसरी बात कर रही हैं, यानी बात से बात निकालती ही जा रही हैं। तो ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं, ये मैनिया के पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको मैनिया क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू DSM-5 बताती हूँ कि मैनिया के बारे में DSM-5 जो है वो क्या कहता है। जी तो स्टूडेंट DSM-5 के अकॉर्डिंगली हम मैनिया के बारे में पहले जानते हैं कि मैनिया क्या होता है। मैनिया जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि एक लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, जो मूड्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो एनर्जी लेवल होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। और वो एबनॉर्मेलिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होती है, यानी बुलंद होती है। ये मैनिया की एक मुख्तसर सी डेफिनेशन है जो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये जो आपकी एबनॉर्मेलिटी है ये पाई जाएगी, ये सिर्फ मेंटली नहीं होगी, फिज़िकली एक्टिविटीज़ में भी बाकायदा तौर पर नज़र आएगी और दूसरे लोग जो है इसको नोटिस कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको मैनिया समझ आ गया होगा कि मैनिया क्या होता है। अच्छा हाइपोमैनिया मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं आपको हाइपोमैनिया का कंपैरिजन मैनिया के साथ करके फिर समझाऊँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से मैनिया और हाइपोमैनिया का पता चल जाए। कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैनिया और हाइपोमैनिया तकरीबन सेम है, इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से ज़रा से डिफरेंट हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको मैनिया पढ़ाया था तो मैनिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक मूड स्टेट है, यानी कि इसमें जो है मूड स्विंग्स आते हैं, ठीक है। हाइपोमैनिया में भी मूड स्विंग्स आते हैं,
ठीक है। लेकिन ये जो है मैनिया ही की एक किस्म है, हाइपोमैनिया, ठीक है। और मैनिया में आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए थे, जो मूड स्विंग्स बताए थे, जो एनर्जी लेवल्स बताए थे, वो बहुत हाई या फिर बहुत लो बताए थे, ठीक है। यानी स्वेयर किस्म के होते हैं, शदीद किस्म के होते हैं, या तो शदीद हाई होंगे या फिर शदीद लो होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर हाइपोमैनिया में देखा जाए तो वही सिम्टम्स, वही अलामात जो हैं या दरमियाने दर्जे की होती, ना तो बहुत हाई होंगी ना बहुत लो होंगी, नॉर्मल होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, ठीक है। मैनिया में जब मैंने आप लोगों को सिम्टम्स बताए तो उनकी जो ड्यूरेशन थी वो मैक्सिमम 1 वीक थी, यानी 1 हफ्ते तक वो अलामात मैनिया के पेशेंट्स में मौजूद रहती हैं और 1 हफ्ते में भी तकरीबन दिन के ज़्यादातर दौरानिए में वो अलामात मौजूद होती हैं। और उसके अलावा वो अलामात ऐसे होते हैं जैसे आज भी शो हो रही हैं, कल भी शो हो रही हैं, परसों भी, उसके अगले दिन भी, ऐसे मुसलसल 7 दिन शो होंगी वो, ठीक है, वो मैनिया में। लेकिन हाइपोमैनिया में क्या होता है, हाइपोमैनिया में क्योंकि स्वेयर नहीं होते, माइल्ड होते हैं इसमें सिम्टम्स, तो वो सिम्टम्स पूरे वीक में या तो 4 दिन आपको दिखाई देंगे पूरे वीक के अंदर, सिर्फ ऐसा जैसे एक दिन हो उसके सिम्टम्स आपको नज़र आए हैं, हो सकता है अगले दिन नज़र ना आए, फिर हो सकता है उससे अगले दिन नज़र आए, उससे अगले दिन ना आए, यानी पूरे वीक में कोई से भी 4 डेज़ में आपको वो नज़र आ सकते हैं सिम्टम्स, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि कंसेक्टिवली यानी मुसलसल एक तसलसल के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 4 दिन जो है वो सिम्टम्स नज़र आए, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री टेकन करें तो आपने इस बात पे लाजमी फोकस करना है कि अगर वो आके बताते हैं हमें ये सिम्टम्स जो मैनिया के मैंने आपको बताए वो सिम्टम्स हमें आ रहे हैं, ठीक है, ये मूड स्विंग्स आ रहे हैं और वो कहते हैं तकरीबन 1 हफ्ते से आ रहे हैं, तो आपने ये बात पहले क्लियर करनी है कि 1 हफ्ते से मुसलसल हर दिन आ रहे हैं या फिर 1 हफ्ते में 4 दिन आ गए हैं, 2 दिन आ गए हैं, ठीक है। वैसे 2 दिन तो नहीं, हम खैर कंसिडर जो 4 दिन में हाइपोमैनिया को करते हैं, अगर 4 दिन से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर वो हम मैनिया में ले जाएंगे, ठीक है। तो या पूरे हफ्ते में मुसलसल 4 दिन आए हैं या पूरे हफ्ते में ही 4 दिन आए, तो ये पॉइंट आप लाजमी क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो हाइपोमैनिया में क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो 4 दिनों के अंदर मौजूद होते हैं पूरे हफ्ते में, ठीक है, चाहे वो इकट्ठे 4 दिन आ जाए या पूरे हफ्ते में 4 दिन कोई से भी हो जाए। फिर जो मैनिया है क्योंकि ये स्वेयर किस्म का होता है तो इसमें जो भी मूड्स के स्विंग्स आएंगे वो दूसरा फ़र्द जो है वो देख सकता है और उसकी वजह से उसकी जो फंक्शंस हैं उनमें इम्पेयरमेंट यानी ख़राबी नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन जो हाइपोमैनिया है उसमें फंक्शन जो होगा, एक्टिविटीज़ जो होंगी वो उनमें आपको इम्पेयरमेंट नज़र नहीं आएगी। उम्मीद है कि ये थोड़ा से पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये जो हाइपोमैनिया है ये इतना स्वेयर नहीं होता कि आपको इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़े, ठीक है, उसको एडमिट वगैरह करवाना पड़े। जबकि मैनिया में सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं, अगर मुसलसल 1 हफ्ते आ रहे हैं तो उसको फिर पेशेंट्स को जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मैनिया और हाइपोमैनिया का ज़रा सा डिफरेंस मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि इस डिफरेंस को जान कर जो है आप आगे जो है हाइपोमैनिया और मैनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। जी तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स के हवाले से। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो होती हैं ये ऐसी एपिसोड्स होती हैं जिसमें फ़र्द के अंदर हमें शदीद किस्म की उदासी देखने को नज़र आती है, ठीक है। और फ़र्द की जो तबीयत होती है उसमें एक थकावट का एहसास नज़र आता है। फ़र्द की नींद जो है वो डिस्टर्ब हुई महसूस होती है, वो डिस्टर्ब हुई हुई होती है नींद, जिसमें या तो बहुत ज़्यादा सो रहा होता है या बहुत ज़्यादा कम सोता है। और उसके अलावा जो ऐसे पेशेंट जो कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स से गुज़र रहे हों उनको अपना आप जो है बहुत ज़्यादा हकीर लगता है, उन्हें ऐसा लगता है उनकी ख़ुद की कोई भी कदर कीमत नहीं है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स के जो वज़न है उसमें भी कमी पेशी होना शुरू हो जाती है, या तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसकी जो बेसिक वजह है वो भूख का कम या ज़्यादा लगना है। उसके अलावा ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में चल रहे हों, जिनकी एपिसोड्स चल रही हों, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जब हम इंशाअल्लाह आगे मज़ीद पढ़ेंगे जो उनमें देखने में मिलती है वो ये है कि ऐसे अफराद को सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, यानी ख़ुदकुशी के ख़यालात आते हैं,
ठीक है, यानी मौत या खुदकुशी से मुतल्लिक उनको ख्यालात आते रहते हैं, या बाज़ ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें सुसाइडल अटैम्प्ट्स जो है वो किया भी जाता है, यानी खुदकुशी की कोशिश भी की जाती है, खुद को नुकसान भी पहुंचाया जाता है, सेल्फ हार्म भी हो जाते हैं। ठीक है, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स के बारे में बताया है जो हम बाइपोलर 1 में पढ़ रहे हैं। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो हैं ये मैक्सिमम जो है ना 2 वीक्स 2 हफ्ते मौजूद होनी चाहिए, और इनकी ड्यूरेशन 2 हफ्ते से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास इन अलामात के साथ आता है, ठीक है, और वो आके आपको ये सारी अलामात बताता है, जब आप उसकी ड्यूरेशन का पता करते हैं वो 2 वीक्स निकल आए, तो हम उसको कह देते हैं कि ये मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में हैं। ठीक है, वो तो हमारा एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकन का एक प्रोसीजर है ना कि हम किस तरीके से कौन से डिसऑर्डर की हिस्ट्री लेते हैं। इंशाल्लाह ताला कभी उस सिलसिले में भी आप लोगों से ज़रूर बात होगी, लेकिन फिल वक्त यहाँ पे क्योंकि हम बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास पेशेंट आता है उसमें मैनिया की एपिसोड्स हमें नज़र आ गई हैं, तो उसके बाद हमने मैनिया के बाद जो फोकस करना है हाइपोमैनिया पे करना है। हाइपोमैनिया के अगर हमें सिम्टम्स नज़र आ गई हैं, ड्यूरेशन नज़र आ गई है, तो फिर तो हम उसे बाइपोलर 1 डायग्नोज कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमें अगर मैनिया की एपिसोड सिर्फ मिल गई हैं, सिर्फ मैनिया की मिल गई हैं, तो हम बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज कर देंगे उसको। ठीक है, तो मज़ीद जो है हम आगे अब DSM के अकॉर्डिंग चलते हैं कि DSM क्या कहता है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के मुतालिक। जी, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू DSM-5 बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं। DSM-5 कहता है कि फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर 1 डिसऑर्डर it is necessary to meet the following criteria for a manic episode। DSM-5 के अकॉर्डिंगली अगर आपने बाइपोलर 1 डिसऑर्डर डायग्नोज करना है तो मैनिक एपिसोड का जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है जो कि A to D होगा, यानी आपको क्राइटेरिया A पोर्शन, B पोर्शन, C पोर्शन और D पोर्शन में दिया गया होगा। उन तमाम क्राइटेरियाज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम DSM-5 में मैनिक एपिसोड्स को देखते हैं तो सबसे पहले मैनिक एपिसोड को डिफ़ाइन किया गया है कि मैनिक एपिसोड्स होती क्या हैं। DSM-5 कहता है कि अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ एबनॉर्मली, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है जिसमें आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं उसका एक लॉन्ग पीरियड होता है इसमें। ठीक है, एंड परसिस्टेंटली एलिवेटेड। परसिस्टेंटली का मतलब होता है मुसलसल, एलिवेटेड जो है वो कहते हैं हाई मूड को। ठीक है, जिसमें मुसलसल हाई मूड होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है यानी कि ब्रॉड होता है मूड, और या फिर इरिटेबल मूड होता है। इसमें आपके इमोशंस जो होते हैं, मूड स्विंग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं। ठीक है, ब्रॉड यानी एक्सपेंसिव होते हैं, और उसके अलावा इसमें जो मूड होगा वो आपका इरिटेबल होगा। ठीक है, यानी मूड की इरिटेबिलिटी जो है वो हाई होगी। ये एक पोर्शन है डेफिनेशन का। जो दूसरा पोर्शन उन्होंने बयान किया है उसमें कहते हैं एंड परसिस्टेंटली इंक्रीज्ड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसी उनकी कह लें कि एक्टिविटीज़ जिनमें होती तो पॉजिटिव हैं, जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए होती हैं, कोई भी काम शुरू करने के लिए होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये लोग जो होते हैं काम शुरू तो कर लेते हैं, उसमें पंगा तो ले लेते हैं, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाते। तो उनकी ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत हाई होती हैं। उसके अलावा इनका जो एनर्जी लेवल है ये भी मुसलसल जो है हाई होता है। ठीक है, DSM-5 हमें बताता है कि ये जो सिम्टम्स होती हैं, यानी कि या तो इरिटेबल मूड होगा, या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड जो होगा, या ओवर एनर्जेटिक मूड जो होगा, वो मैक्सिमम जो है 1 वीक तक इनमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और जो 1 वीक है उसमें भी मोस्ट ऑफ द डे जो है ये प्रेजेंट रहेगा, यानी ज़्यादातर दिन के हिस्से में ये जो अलामात हैं, मूड स्विंग्स जो हैं ये मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा जो है हर दिन, हफ्ते के हर दिन जो हैं ये जो अलामात हैं ये मौजूद रहेंगी, और ये अलामात इतनी शेयर हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात आपको जो है हॉस्पिटल लेकर जाना ज़रूरी हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, अच्छा, बी क्राइटेरिया क्या कहता है। बी क्राइटेरिया हमें कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस, अगर क्लाइंट का जो मूड वो डिस्टर्ब है, ठीक है, यानी इरिटेबल मूड है उसका, ठीक है, उस दौरान, या फिर इंक्रीज एनर्जी और एक्टिविटी, या फिर उसका पॉजिटिव मूड आ रहा है जिसमें उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और उसकी एक्टिविटीज़ हाई हो गई हैं। तो यहाँ जो मैं आपको 1 से लेकर 7 तक सिम्टम्स बताऊंगी उनमें से मैक्सिमम 3 या 3 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स।
जो नीचे दिए गए, अगर एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज एक्टिविटीज़ हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो उस वक्त 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर जो क्लाइंट है उसका मूड इरिटेबल है, ठीक है, सैड मूड में है, ठीक है, चिड़चिड़ापन वाले में, गुस्से वाले में है, डिप्रेसिव जिसको हम कहते हैं उस मूड में है, तो मैक्सिमम 4 जो साइंस है ना, जो मैं आपको भी 1 to 7 बताऊंगी, उनमें से 4 साइंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आर प्रेजेंट, यहाँ पे इरिटेबल मूड में आपको मैंने बताया था कि 4 सिम्टम्स आर प्रेजेंट टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री एंड रिप्रेजेंट अ नोटिसेबल चेंज फ्रॉम अनयूजुअल बिहेवियर, यानी कि जो 4 सिम्टम्स होंगे या 3 सिम्टम्स, 3 से ज़्यादा, जब आप सिम्टम्स की तरफ जाओगे देखोगे तो आपको वो सिम्टम्स नज़र आएंगे, नोटिसेबल होंगे, वो काबिल दीद होंगे, उन्हें कोई भी फ़र्द नोट कर सकता है किसी के भी बिहेवियर में कि ये गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ आई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, वो 4 सिम्टम्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 जो है इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम। इन्फ्लेटेड जो होता है इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, और सेल्फ स्टीम जो है खुद एतमादी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ठीक है, ईगो भी हो सकता है। यानी कि ऐसा फ़र्द जो होता है वो ख़ुद को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी। और इसके साथ और लिखकर एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी जो है ये वैसे स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर जो है उसमें हम लोग देखते हैं पेशेंट्स में, लेकिन इसका मतलब होता है कि फ़र्द जो है ख़ुद को कोई महान चीज़, कोई बहुत बड़ी चीज़ समझता है, ठीक है। जैसे कि वो अभी मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, वो कह रही थी कि मैं मलका हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं ये हूँ, तो वो ख़ुद को कोई बहुत बड़ी चीज़, नौज़ बिल्ला खुदा, कोई फरिश्ता, कोई औलिया या पैगम्बर समझता है, ठीक है। तो ये आपको मैनिया एपिसोड्स में नज़र आएगा। यानी कि ये पहला सिम्टम्स है, यहाँ से लेकर 7 तक जब मैं आपको बताऊंगी, इनमें से कोई से अगर 3 या 3 से ज़्यादा मौजूद होंगे, ठीक है, तो हम उसको मैनिक एपिसोड्स कहेंगे। और अगर टोटल 4 हैं, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो फिर वो हमारा इरिटेबल मूड होगा। अच्छा, फिर उसके बाद डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। ये पहले ही आपको बता दिया गया था कि इनके जो मूड स्विंग्स होते हैं इनके अंदर नींद की डिस्टर्बेंस लाजमी पाई जाती है। तो या तो इनकी जो नींद होगी वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा सो लेंगे ना तो इन्हें फ्रेश फील होना शुरू हो जाता है। जैसे इन्हें लगे फील्स रेस्टेड आफ्टर ओनली 3 hours ऑफ स्लीप, यानी अगर ये 3 घंटे भी सो लेते हैं तो ये ऐसा महसूस करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सो लिए, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की नींद पूरी कर ली। इनमें जो 3rd सिम्टम देखने में मिलेगा वो ये होगा कि ये मोर टॉक एक्टिव होंगे, यानी बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले होंगे। और ये अगर नहीं भी चाह रहे होंगे ना बात करना, तो जब ये बात कर रहे होंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे इन्हें प्रेशर किया जा रहा है कि बस ये बोलते ही जाएं, यानी प्रेशर टू कीप टॉकिंग, यानी इन्हें एक ऐसा आपको महसूस होगा कि जैसे कोई इन्हें फोर्स कर रहा है कि ये मुसलसल बोलते ही चले जाएं। 4 पॉइंट पे जो दिया हुआ है वो है फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़। मैंने ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कर दी थी। इसका मतलब होता है कि एक बात से दूसरी बात की तरफ जाते रहना, ठीक है। इसमें जो क्लाइंट है उसको ऐसा महसूस होता है, या आप जब क्लाइंट को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी सोचों में एक रवानी आ गई है, वो रुक ही नहीं रहा, वो बेरब्तगी से बस बोलता जा रहा है, बताता जा रहा है, ये है वो है, ऐसे है वैसे, मैंने ये क्या वो क्या। जो एक आपको मैंने केस डिस्कस किया हुआ है ना, उसको अगर आप सामने रख के जब इनको पढ़ेंगे तो आपको ईजिली ये सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये था 4th पॉइंट। 5th पॉइंट की तरफ अगर हम चलते हैं तो उसका वो है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। अच्छा, ये डिस्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होती है? अगर आप डिस्ट्रैक्ट का देखें मतलब, तो इसका मतलब होता है हटा देना, ठीक है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है तवज्जो को हटा देने का अमल, ठीक है। यानी कि इनकी जो टेंशन होती है वो इजीली आप डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि इनकी टेंशन जो है अगर एक चीज़ पे फोकस करें तो फौरी तौर पे किसी और तरफ फोकस करना शुरू कर देंगे। इनकी जो टेंशन होती है ना वो फोकस नहीं होती, ठीक है। यानी कि अटेंशन टू इजीली ड्रॉन, यानी आसानी से इनकी अटेंशन जो है वो हट जाती है टू अनइम्पॉर्टेंट और इररेलेवेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर तवज्जो नहीं भी देनी चाहिए, ये आसानी से अपनी तवज्जो दूसरी अच्छी खासी चीज़ पर तवज्जो देते हुए दूसरी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। यानी इनकी जो अटेंशन फोकस की कैपेबिलिटी होती है वो बेस्ट नहीं होती, वो इनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है। 6 जो है उसमें है इंक्रीज इन द गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इंसान की लाइफ को गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो इन्हें परफॉर्म कर रहा होता है,
इनकी वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाती हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी रिलेटेड हो सकती हैं, उनकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, उनके अपने घर या स्कूल में काम से मुतलिक हो सकती हैं, और उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है, ठीक है, उससे मुतलिक हो सकती हैं। तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं इनकी इंक्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है उसमें भी ये एक्टिविटीज़ हाई होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट 6 में जो है ना एक वर्ड यूज़ हुआ है साइकोमोटर एजिटेशन, ठीक है। साइकोमोटर एजिटेशन क्या होती है? ये बेसकूनी की एक हालत होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट जो होता है उसकी रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। एक तो वो उन मूवमेंट्स को बार बार रिपीट कर रहा होता है, और दूसरा वो उसके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। उसकी इंटेंशनली वो चीज़ नहीं कर रहा होता, वो बस उससे वो परफॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है। वो साइकोमोटर एजिटेशंस होंगी। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ना साइकोमोटर एजिटेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब है पर्पजलेस और नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, यानी जिनका कोई भी मकसद नहीं है, जिनका कोई भी फ़ायदा नहीं, जिनकी कोई भी मतलब अहमियत नहीं है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट है, वो बैठा हुआ है और बैठा हुआ बस पाँव टांग को बार बार हिलाया जा रहा है मुसलसल, उसकी जो है साइकोमोटर एजिटेशन होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें उसका कंट्रोल नहीं है और वो हिलाए। बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बैठे होते हैं बस हाथों को हिलाते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें रेस्टलेसनेस उसकी महसूस होती, बेसुकूनी का पता चल रहा होता है। नेक्स्ट जो 7 पॉइंट हमें दिया गया है वो है एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को मैनिया का बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इन्हें किसी भी किस्म का नफ़ा या नुकसान इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, ठीक है। इनके पास जो कुछ भी होता है बस ये उसे लुटाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि अगर हम एक अच्छी मुलाजमत है हम इसे छोड़ेंगे तो हमें इससे नुकसान होगा, नहीं, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। इनमें क्योंकि फ़ैसला करने की सलाहियत इनकी मुतासर हुई होती है, तो इसलिए जो है इन्हें किसी भी किस्म की नफ़ा या नुकसान की कोई भी फ़िक्र नहीं होती। और ये ऐसी एक्टिविटीज़ में कसरत से आपको मिलेंगे इन्वॉल्व, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम क्राइटेरिया सी की तरफ चलते हैं। मैंने के एपिसोड में जो क्राइटेरिया सी बयान करता है वो कहता है कि द मूड डिस्टर्बेंस इज़ सफिशेंटली स्वेयर टू काज मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। क्राइटेरिया सी के मुताबिक ये जो मूड डिस्टर्बेंस होती है, जो मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, ये काफ़ी शदीद किस्म के होते हैं, और इनकी वजह से जो फ़र्द होता है उसकी सोशल लाइफ में, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ में जो है वो ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है, डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। और मज़ीद ये जो क्राइटेरिया सी है वो ये कहता है कि सूरत हाल में जब फ़र्द की फ़ंक्शनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, ठीक है, यानी उसकी सोशल हो या फिर ऑक्यूपेशनल लाइफ हो या एजुकेशनल लाइफ हो, उसकी जब लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में हम जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवा देते हैं। और उसकी वजह क्या है, ताकि टू प्रिवेंट हिम टू सेल्फ, ताकि उसके जो ख़ुद है उसको भी नुकसान से बचाया जा सके, क्लाइंट को और अदर्स और दूसरों को भी, ताकि हम जो है नुकसान से उस फ़र्द को भी बचा सकें और दूसरों को भी बचा सकें। और उसके अलावा मज़ीद जो है ऐसे क्लाइंट्स के अंदर आपको साइकोटिक फ़ीचर्स भी देखने में आ सकते हैं, यानी कि साइकोटिक फ़ीचर्स से मुराद ऐसे फ़ीचर्स होते हैं जिनमें हेलुसिनेशन और डिलीजन्स होते हैं, यानी क्लाइंट जो है ऐसी आवाज़ें सुनता है या ऐसी चीज़ों को देखता है जो कोई भी आम शख्स जो होता है वो ना सुन सकता है और ना ही देख सकता है। तो साइकोटिक फीचर्स में जो क्लाइंट होगा वो इन चीज़ों को भी फिर देखना शुरू कर देता है। अच्छा, क्राइटेरिया जो डी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं कि द एपिसोड इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस। कहते हैं कि ये जो एपिसोड्स आ रहे हैं मैनिक एपिसोड, इसको आप मंसूब नहीं कर सकते, आप नहीं जोड़ सकते कि ये किसी जिस्मानी ड्रग्स वगैरह को लेने की वजह से जिस्मानी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई सब्सटेंस यूज़ किया है, कोई ड्रग्स यूज़ किए हैं या कोई और मेडिकल ऐसी यूज़ की हैं, मेडिकल कंडीशन ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं।
ये मैनिक एपिसोड के ही सिम्टम्स हैं। आप जब भी जहाँ पे भी देखेंगे ये जो है ये इसी बीमारी को लेकर ही ये सिम्टम्स पैदा होंगे। अगर सब्सटेंस यूज़ की जा रही है, अदर मेडिकल कंडीशंस हैं, तो उनकी वजह से सिम्टम्स इतनी उसमें आपको नहीं मिलेंगे जो क्राइटेरिया DSM-5 ने बताया है ना मैनिया का, तो इस क्राइटेरिया में नहीं मिलेंगे। हाँ, वैसे होते हैं, ज़ाहिर सब्सटेंस अगर कोई यूज़ कर रहा होता है तो उसके कुछ ना कुछ जो है वो आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ करें, अदर मेडिकल्स कंडीशंस जो होती हैं उनकी वजह से भी सिम्टम्स फ़र्द के अंदर लाजमी आते हैं। ऐसा कि नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन उनकी कुछ ड्यूरेशन अलग होती है, उनका कुछ क्राइटेरिया अलग होता है। यहाँ पर जो नोट ए दिया हुआ है, दो नोट दिए हुए ना, एक नोट ऊपर दिया हुआ है ट्रीटमेंट के हवाले से और एक नीचे दिया हुआ। जो ट्रीटमेंट वाला नोट है वो अभी आप छोड़ दें, क्योंकि वह जब मैं आगे आपको ट्रीटमेंट प्लान पढ़ाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो समझाऊंगी। जो नीचे नोट दिया हुआ है क्राइटेरिया A to D, जो ये है कॉन्स्टिट्यूट अ मैनिक एपिसोड, यानी कि अगर आपका क्राइटेरिया A से लेकर D तक कंप्लीट हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि इस फर्द को मैनिक एपिसोड्स आ रहे हैं और ये बाइपोलर 1 का पेशेंट है। और ये जो है क्राइटेरिया A से लेकर D तक, ये जो है ना, इसमें कम अज़ कम एटलीस्ट 1 लाइफ टाइम मैनिक एपिसोड, यानी पूरी ज़िंदगी में कम अज़ कम मैनिक एपिसोड जो है वो मौजूद होंगी लाजमी, ठीक है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। यानी बाइपोलर 1 डिसऑर्डर अगर आपने डायग्नोज करना है तो आपको यह देखना है कि मैनिक एपिसोड्स जो हैं वो मस्ट हों। अच्छा, हाइपोमैनिक एपिसोड्स, मैं आप लोगों को हाइपोमैनिक और मैनिक का डिफरेंस बता चुकी हूँ, तो सेम वही हाइपोमैनिक एपिसोड्स में सेम वही चीज़ बताई गई है, ठीक है। DSM-5 के अकॉर्डिंगली पहले वही डिफ़ाइन किया गया जैसे मैनिया को डिफ़ाइन किया गया, और उसके बाद फिर इसकी जो ड्यूरेशन बताई गई है वो आपकी एटलीस्ट 4 डेज़ हैं, ठीक है, और वो 4 डेज़ भी हैं कंसेक्टिव हों, यानी मुसलसल हों, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो है इसके तमाम तर सिम्टम्स मैनिक के जो हमने एपिसोड्स पढ़ी हैं उसके ही मुतल्लिक हैं। जी, तो स्टूडेंट हम मैनिक एपिसोड्स को पढ़ चुके हैं और हाइपोमैनिक का मैंने आपको बताया है कि तकरीबन मैनिक एपिसोड्स ही की तरह होती हैं, लेकिन यहाँ जो डिफरेंट थोड़ा सा आता है वो ये आता है कि क्राइटेरिया A मैनिक एपिसोड्स का जो है उसमें जो ड्यूरेशन है वो चेंज होती है, जबकि हाइपोमैनिक एपिसोड्स का क्राइटेरिया A का जो ड्यूरेशन है वो चेंज होती हैं। इनका क्राइटेरिया B जो है वो दोनों का ही सेम है, हाइपोमैनिक एपिसोड्स का और मैनिक एपिसोड्स का। क्राइटेरिया C की तरफ जाएँ तो हाइपोमैनिक एपिसोड्स का जो क्राइटेरिया C है वो ये बताता है कि फ़र्द जो है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये फंक्शनिंग जो होती है अलामती नहीं होती। हाइपोमैनिक एपिसोड्स के हम क्राइटेरिया D की तरफ चलते हैं, तो इसमें ये हमें क्राइटेरिया बताता है कि द डिस्टर्बेंस इन द मूड एंड द चेंजेस इन द फंक्शनिंग आर ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स, यानी कि क्लाइंट के जो मूड में डिस्टर्बेंस पैदा होती है वो, और जो उसके फंक्शन डिस्टर्बेंस पैदा होती है वो काबिले नज़र होती है, यानी आप उसको देख सकते हैं और उसको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हाइपोमैनिक एपिसोड्स का जो क्राइटेरिया E है वो और मैनिक एपिसोड्स का जो क्राइटेरिया C है वो सेम है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है और वो ये है कि मैनिक एपिसोड्स में क्राइटेरिया C जो बयान किया गया है उसमें जो सिम्टम्स बताए गए, यानी मूड डिस्टर्बेंस जो होती है वो सीवियर किस्म की होती है और वहाँ हमें हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करवाना लाजमी हो जाता है, जबकि हाइपोमैनिक एपिसोड्स के जो क्राइटेरिया E में बताई गई हैं ये सिम्टम्स, यानी मूड जो डिस्टर्बेंस होती है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होती, तो हॉस्पिटल में क्लाइंट को एडमिट करवाने की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसी तरह से मैनिक एपिसोड्स में क्राइटेरिया D बयान किया गया है, ठीक है, और हाइपोमैनिक एपिसोड्स में क्राइटेरिया F बयान किया गया है, वो दोनों सेम ही है। यहाँ पे हमने एक नोट दिया गया है कि क्राइटेरिया A एंड F हाइपोमैनिक एपिसोड्स में, यानी क्राइटेरिया A से लेकर F तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूट है हाइपोमैनिक एपिसोड्स, यानी कि वो तश्कील देता है हाइपोमैनिक एपिसोड्स में, यानी अगर आपका A से लेकर F तक क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है तो हम उसे हाइपोमैनिक एपिसोड्स कहेंगे। ये हमारी मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड से मुतल्लिक हो गई। और अब जो है हमारा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है उसका हम बताते हैं कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स क्या होती हैं। DSM-5 के अकॉर्डिंगली अगर हम मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स को देखें तो इसका जो क्राइटेरिया A बयान किया गया है वो कहता है कि 5 और मोर
अभी आपको मैं बताऊंगी कुछ सिम्टम्स, मैक्सिमम 9 सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो कहते हैं इन 9 में से या तो 5 हो या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स हों। ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स हैव बीन प्रेजेंट, और ये सब के सब मौजूद हों द सेम 2 वीक्स पीरियड, कम से कम 2 हफ्ते तक। अगर 2 हफ्ते तक जो नीचे आपको 9 सिम्टम्स बताई जाएंगी वो मौजूद हों, या 5 हो, कम से कम 5 हो, और 5 से ज़्यादा पूरी 9 भी हो सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, ये तो 2 हफ्ते तक मौजूद हों और रिप्रेजेंट अ चेंज फ्रॉम प्रीवियस फंक्शनिंग, और इनके मौजूद होने की वजह से जो फ़र्द की फंक्शनिंग है, जो शुरू से उसकी फंक्शनिंग चलती आ रही है, उसमें डिस्टर्बेंस आपको नज़र आए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि उसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है। लेकिन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स के लिए DSM-5 कहता है कि एट लीस्ट 1 ऑफ द सिम्टम्स, यानी कि आपको यहाँ 2 स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए गए, ख़ास सिम्टम्स बताए गए, वो उन दोनों में से किसी एक का होना लाजमी है, ठीक है। या तो उसमें डिप्रेस्ड मूड मस्ट हो, या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट मस्ट हो। यानी कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द डे, या तो क्लाइंट के अंदर ये सूरत हाल लाजमी मौजूद हो, और इसके अलावा बाकी के सिम्टम्स हम 5 इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको कहा गया है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट पेशेंट का लाजमी हो, अगर लॉस ऑफ इंटरेस्ट है तो एक वो ये सिम्टम्स मिलाकर उसके अलावा बाकी के 5 सिम्टम्स हम देखेंगे। यानी इन दोनों मेजर सिम्टम्स में से किसी एक सिम्टम्स का होना ज़रूरी है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। अच्छा, जो नीचे सिम्टम्स बयान किए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया, डिप्रेस्ड मूड रहता है, यानी ज़्यादातर दिन में वो उदास रहता है। यानी डिप्रेस्ड मूड में उसे ऐसा फील्स होता है कि फील्स सैड, वो उदास महसूस करता है, ख़ुद को खाली महसूस करता है, और नाउमीदी उसके अंदर आ जाती है। सेकंड जो है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है वो और या प्लेयर जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर वो ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं लेता, उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती हैं। अब ये 2 मेजर सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स हैं उसमें क्या है जी, इनका वेट लॉस होता है, ठीक है। और डाइटिंग कर रहे हो या ना कर रहे हो, इनका वेट लॉस भी हो सकता है और वेट जो है वो गेन भी हो सकता है। उसके अलावा नंबर 4 पॉइंट पे इनके बताए हुए हैं कि इनमें नींद के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसोमिना हो सकता है और हाइपरसोमनिया हो सकता है। इंसोमनिया जो होती है, नींद की ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें कि नींद की कमी वाक़या हो जाती है, और हाइपरसोमनिया जो है ये नींद की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि नींद हद से ज़्यादा होती है। और इनको ये अलामत जो है या तो नींद की कमी या नींद का ज़्यादा होना, ये तकरीबन जो है ना हर रोज़ होंगी, ये जो आपके 2 वीक्स बताए गए इनमें, ठीक है। नंबर 5 में साइकोमोटर एजिटेशन होती है। साइकोमोटर एजिटेशन क्या होती है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। और नंबर 6 इनको जो है फटीग होती है, यानी इन्हें ऐसा लगता है इनके अंदर से जो एनर्जी है, जो ताकत है वो ख़त्म हो गई है। ये ज़्यादातर दिन में अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। 7 जो है इनमें ये फीलिंग्स आती है कि ये वर्थलेस हो गए हैं, यानी इनमें जो है ना बेकदरी की फीलिंग्स आती है। वो वर्थलेसनेस का मतलब होता है बेकदरी, ठीक है। इन्हें ऐसा महसूस होता है इनकी कोई कदर कीमत ही नहीं रही। और उसके अलावा इनमें जो होता है ना एक्सेसिव यानी ज़्यादती होती है किस चीज़ की, इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, इनमें किसी ख़ास किस्म के मौके को लेकर, बात को लेकर गिल्ट पाया जाता है। 8 पॉइंट जो है इनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो सही नहीं रहती, उनका फोकस नहीं रहता। 9 जो है इसमें रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ आती है। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार आना, यानी इन्हें बार बार जो है मौत के ख्यालात आते हैं, मौत की सोचें आती हैं। अब ये जो क्राइटेरिया ए मैंने आपको बयान किया है इसको एक्सप्लेन अगेन कर रही हूँ कि कम अज़ कम क्राइटेरिया ए में जो आपको 9 सिम्टम्स दिए गए, यानी कि पहले डिप्रेस मूड को और लॉस ऑफ इंटरेस्ट को मिक्स करके मिलाकर टोटल 9 और उनको हटाकर टोटल 7। इन तमाम 9 के 9 सिम्टम्स में से पहले 2 सिम्टम्स जो इनमें से एक का होना ज़रूरी है, और उसके अलावा जो 3 से लेकर 9 तक सिम्टम्स हैं इनमें से कोई से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। और ये सिम्टम्स कम से कम 2 हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम जो है 2 हफ्ते तक मौजूद होना ज़रूरी है। और अगर ये मौजूद हैं तो इनकी वजह से फ़र्द जो है उसकी लाइफ का डिस्टर्ब होना, लाइफ के फंक्शनिंग डिस्टर्ब होना भी ज़रूरी है।
जी, तो हम मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स के बारे में बात कर रहे थे। इसका क्राइटेरिया ए हम जान चुके। क्राइटेरिया बी जो है वो ये कहता है कि द सिम्टम्स काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट इन द सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। यानी क्राइटेरिया बी कहता है कि अगर किसी भी फ़र्द में तमाम तर सिम्टम्स आएँ, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उसकी फंक्शनिंग जो है, लाइफ फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होनी चाहिए। तो अगर किसी शख्स की जब ये अलामात आएंगी तो उस शख्स का लाजमी तौर पर उसकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में और जो दूसरे लाइफ के फंक्शंस हैं उनमें सब में डिस्टर्बेंस लाजमी आएगी। ठीक है। अच्छा, हम अगर पॉइंट सी की बात करते हैं, क्राइटेरिया सी की बात करते हैं, तो वो कहता है कि ये जो अलामात हैं, ये जो एपिसोड्स हैं, इनको ये जो है इनको मंसूब नहीं किया जा सकता किसी भी किस्म के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस और अनदर मेडिकल कंडीशंस। ये जो मैंने अभी आपको मैनिक और हाइपोमैनिक में एक्सप्लेन कर दिया है। हम अगर नोट को देखें तो ये नोट हमें बताता है कि क्राइटेरिया ए से लेकर सी तक, यानी अगर हमारा क्राइटेरिया ए से लेकर सी तक हमारा पूरा होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज़ प्रेजेंट। तो हम कह सकते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो मौजूद है। ये जी, तो स्टूडेंट हम बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जो है उसके अंदर हाइपोमैनिक एपिसोड्स और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। यानी कि DSM-5 जो है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो कुछ यूँ बयान करता है। फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर 2 डिसऑर्डर it is necessary to meet the following criteria for a current or past hypomanic episodes and the following criteria for a current or past major depressive episodes। यानी DSM-5 कहता है अगर बाइपोलर 2 डिसऑर्डर डायग्नोस करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि या तो फ़र्द की ज़िंदगी में अभी हाइपोमैनिक एपिसोड्स आ रहे हों जब आपके पास आए, या उसकी लाइफ में पहले वो हाइपोमैनिक एपिसोड्स जो हैं वो आ चुके हों। हाइपोमैनिक एपिसोड्स के अलावा क्लाइंट जो है वो या तो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो हैं उनका एक्सपीरियंस कर चुका हो, या फिर उसकी लाइफ में अभी जो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो हैं वो आ रही हों। स्टूडेंट्स, जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जो है इसके अंदर जब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं तो हमारे पास हाइपोमैनिक एपिसोड्स होती हैं जो मैं आपको ओवरऑल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इसके अलावा हमारे पास मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होती हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में ये दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपके पास जब कोई पेशेंट आएगा, अगर उसमें हाइपोमैनिक एपिसोड्स का क्राइटेरिया आपको मिल रहा है और उसके साथ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का जो है वो क्राइटेरिया मिल रहा है, तो आप उसको बाइपोलर 2 डायग्नोस करोगे। जी, तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है इसके नाम को अगर गौर करें तो 1 है। 1 का मतलब होता है कि इसमें एक एपिसोड पाई जाएंगी और वो एपिसोड्स होंगी मैनिक एपिसोड्स। यानी बाइपोलर 1 में हर हाल में मैनिक एपिसोड्स जो हैं वो मौजूद होंगी। उसके अलावा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अमूमन जो है इनमें मैनिक एपिसोड्स पाई जाती हैं 1। ठीक है। और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर्स जो है इसका मतलब है कि इसमें 2 एपिसोड्स पाई जाएंगी, और वो 2 एपिसोड्स कौन सी होंगी? एक हाइपोमैनिक एपिसोड्स होंगी और दूसरा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स। ठीक है, ये हर हाल में पाई जाएंगी। स्वेटी के लिहाज से देखा जाए तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर ये ज़्यादा स्वेयर होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मैनिक एपिसोड्स आती हैं वो स्वेयर होती हैं। ठीक है, और जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर्स को अगर स्वेटी के लिहाज से देखा जाए तो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर इतना स्वेयर नहीं होता। इसमें क्योंकि हाइपोमैनिक एपिसोड्स आ रही होती है तो हाइपोमैनिक एपिसोड्स जो होती हैं वो मैनिक एपिसोड्स की निस्बत जो होती हैं लेस स्वेयर होती हैं। ठीक है, उसके अलावा बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो होता है इसमें मैनिक एपिसोड्स स्वेयर होने की वजह से पेशेंट को जो है हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो करवानी पड़ती है, जबकि बाइपोलर 2 में ऐसा कुछ नहीं होता। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है इसमें चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो होता है वो सेल्फ हार्म कर ले या दूसरों को हार्म पहुंचाए। ठीक है, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या दूसरों को पहुंचा सकता है, जबकि बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जो है उसमें ये सिम्टम्स ये बहुत कम होती हैं। लेकिन बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में क्योंकि
मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स मौजूद होती हैं तो वहाँ पे सुसाइडल थॉट्स क्लाइंट को ज़रूर आती हैं, वो सेल्फ हार्म की तरफ जा सकता है, ठीक है, खुदकुशी कर सकता है। और फिर इसी तरह बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है, इसमें जो फ़र्द जो होता है उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की डिस्टर्ब हो जाती है उसकी फंक्शनिंग, ठीक है। और जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है इसमें भी फंक्शनिंग डिस्टर्ब तो पेशेंट की होती हैं, लेकिन वो इतनी स्वेयर नहीं डिस्टर्ब होती कि वो आपको जो है किसी किस्म के नुकसान की वजह बन जाए, ठीक है। मुमकिन है ये आपको माइनर सा बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में जो डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा। अब आपके लिए आसानी होनी चाहिए कि जब आपको ये सिम्टम्स उर्दू में पता चल गए हैं तो अगर कोई पेशेंट ये सिम्टम्स बता रहा है और उसकी ड्यूरेशन आपने लाजमी याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है, तो और आपको ड्यूरेशन पता हो तो आपको सिम्टम्स देखते ही पता चल जाना चाहिए कि पेशेंट जो है वो कौन सी एपिसोड्स का जिक्र कर रहा है, मैनिक एपिसोड्स का, हाइपरमैनिक एपिसोड्स का या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का, और उसकी जो लाइफ के अंदर कौन कौन सी एपिसोड्स आ रही हैं अकॉर्डिंग टू एपिसोड्स आप उनको बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हर तकलीफ़, हर परेशानी और हर दुख से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।